हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे एक नई प्रश्नमाला के साथ। वो है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। प्रश्नमाला हमारी 12। तो इसमें हम करेंगे, पहले वर्त के बारे में जानेंगे, उसके बाद त्रिज्यीय खंड है, सेकेंद्रीय वर्त है, वर्तखंड है, दीर्घ वर्तखंड है, चाप है, और जो त्रिज्यीय खंड का जो कोण है, और इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम आज चर्चा करते हैं वृत्त पर, और उससे जो संबंधित क्वेश्चन है वो भी हम हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैसे हल करते हैं। हाँ, तो देखिए पहले हम बात करेंगे वृत्त पर। तो वृत्त क्या होता है? देखो, वृत्त एक समतलीय आकृति, कौन सी आकृति है? एक समतलीय आकृति, जो समतल में बना रहता है। ठीक है, और जिसका जो प्रत्येक बिंदु है, देखो ये बिंदु मतलब इस प्रकार से है। मैंने आपको एक जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है उसमें एक वीडियो है, उसमें मैंने आपको बताया लाइन और एंगल, उसमें आपको ये समझाया गया है। तो इनको यदि को देखो सभी बिंदु है वो मैंने पास पास में, और इन सभी को मिलाने से क्या बनता है? एक वर्त बनता है। अब वर्त कोई समतलीय आकृति है, तो इसमें क्या होता है, इसका जो प्रत्येक बिंदु है, ये जो प्रत्येक बिंदु है वो क्या है कि उसी समतल के एक बिंदु से समान निश्चित दूरी पर होते हैं। क्या होते हैं? समान एक निश्चित दूरी पर होते हैं। यानी फिर से आपको परिभाषा बता दी जाए कि यानी एक वर्त एक समतलीय ज्यामितीय आकृति है, और जिसका जो प्रत्येक बिंदु है उसी समतल के एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर रहता है। यहाँ से जो इसको बोलते हैं हम केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? हम केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दिया हमारा क्या है? एक केंद्र है, इसको हम बोलते हैं, हम सेंटर बोलते हैं। और इससे जो प्रत्येक बिंदु है उसकी दूरी क्या है? यहाँ से समान है। क्या है? ये मान लिया, हमने मान ली एक बिंदु ये है, ए दे दिया, बी सी डी, मतलब यानी बहुत सारे यहाँ पर क्या है? बिंदु है, और जिनकी यहाँ से दूरी समान है। अब देखिए कि यह तो हुआ इसका सेंटर। क्या हुआ है? इसको सेंटर, यानी इसको बोलते हैं हम केंद्र बोल दिया। मान लिया, हमने मान लिया ओ है। ठीक है, और देखो ओ से ए ये जो दूरी है इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? हम इसको वृत्त की त्रिज्या बोलते हैं। आई बात समझ में आपको? और सेम ही देखो, मतलब ये जितनी दूरी ये है उतनी दूरी यहाँ से यहाँ तक की है। ठीक है, तो ये भी क्या इसकी एक त्रिज्या, नहीं यहाँ से यहाँ तक की, ये भी क्या एक त्रिज्या है। लेकिन देखो, जब हम ये ए और इस पॉइंट को हमने मान लिया बी है, जब इन दोनों पॉइंटों को यदि हम मिलाएंगे पूरी एफ बी, तो एफ बी को हम बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे हम इसको? व्यास एफ बी है। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो अब देखिए कि त्रिज्या और एफ बी में आप क्या संबंध बता सकते हैं। देखिए, जो त्रिज्या होती है वो एफ बी यानी जो व्यास है उसका क्या होता है? यानी आधी होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो त्रिज्या है, जो त्रिज्या है वो क्या होती है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं, रेडियस बराबर है व्यास। तो वो क्या होती है? व्यास का आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। ठीक है, यानी कि डायमीटर से क्या होता है? आधा होता है। तो ये संबंध आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और यदि आपको व्यास पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि व्यास होता है वो, इसको हम डी से लिखते हैं। ठीक है, वो होता है 2r। क्या कितना होता है? 2r होता है। आगे देखिए कि अब आई हमारी बात परिधि की बात है कि जब यानी एक वृत्त है वो यानी एक चक्कर पूरा करने में जितनी दूरी तय करता है, जितनी दूरी तय करता है उसको हम बोलते हैं उसकी परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि। तो ये जो यानी बाहर की जो पूरी जो बाउंड्री है उसको हम बोलते हैं यहाँ पर परिधि, या फिर उसका परिमाप। क्या बोलते हैं? परिधि, या उसका फिर परिमाप हम बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि जो हमारा जो देखो परिधि, एक तो बात आई हमारी परिधि की। ठीक है, और एक जो व्यास होता है, एक जो व्यास होता है, मान लिया व्यास ये है। ठीक है, तो इनका जो अनुपात है वो एक अचर राशि होता है। क्या होता है? एक अचर राशि होता है। उस अचर राशि को हम बोलते हैं पाई। क्या बोलते हैं हम उसको? हम पाई बोलते हैं। आई बात समझ में आपको? ठीक है, तो अब पाई बोला तो देखिए इसको हम कैसे लिखते हैं कि जो परिधि का यदि हम मान निकालना चाहिए यहाँ से, तो परिधि हम कैसे निकालेंगे? परिधि यदि निकालेंगे तो इसके नीचे एक मान लेंगे, तो परिधि एक हम परिधि, और व्यास को पाई से गुणा किया जाए तो पाई इंटू क्या होता है? यहाँ पर व्यास होता है। समझ में आई बात? ठीक है, अब देखो पाई और इंटू व्यास क्या होता है? व्यास देखो अभी अब ने क्या किया था? 2r किया था। कितना? नहीं, त्रिज्या 2 गुना, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 2r। तो इसको हम अच्छे से लिखें तो हम इसको बोल सकते हैं 2πr। क्या बोलते हैं हम इसको? 2πr। तो परिधि का हमारे पास जो सूत्र आता है वो क्या है? 2πr। और जो ये अचर राशि होती है, कौन सी? जो पाई है वो क्या? एक अपरिमेय संख्या है। क्या? एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या भाई? ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का अर्थ क्या हुआ
कि जो इनका दशमलव प्रसार है वो क्या है, अशांत है। क्या है, अशांत है। समझ में आई बात, यानी कि अनावर्ती और क्या है, अशांत है। ठीक है। और अब देखो पाई का मान क्या होता है। पाई का देखो हमने व्यवहार में कैसा मान लेते हैं, 22/7, या फिर हम लेते हैं 3.14। कितना लेते हैं हम यहाँ पर, 3.14। कितना लेते हैं, 3.14 एक, या फिर इसको हम 6 तक भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे जो क्वेश्चन में पाई का मान हमें, देखो क्वेश्चन में या तो फिर हमें ये दिया रहेगा, जब ये नहीं दिया जाएगा तो हमें से जो 22/7 है उसको हमें लेके क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। मैंने एक बात बताई आपको, त्रिज्या। ठीक है। एक बताया मैंने उसकी परिधि, और एक बताया मैंने उसका व्यास। ठीक है। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे थोड़ी सी। इससे पहले देखिए कि मैं आपको बता देता हूँ उसका क्षेत्रफल क्या होता है, यानी कि हम यहाँ पर लिख रहे हैं इसका क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो ये पाई आर स्क्वायर कैसे आता है, कि यदि हमने इसको मान लिया, आधार मान लिया। ठीक है। तो हम 1/2 करते हैं, आएगी बात समझ में आपको। ठीक है। और इनटू में आर, ये क्या है, आधार, इसको हम मान लिया, त्रिज्या मान लिया, ये क्या हमारे पास आर है। और ये जो क्या है, पूरी परिधि है, पूरी कितनी है हमारे पास जो परिधि है उसको हम यहाँ पर काउंट करते हैं। तो परिधि कितनी होती है हमारे पास 2πr होती है। कितनी होती है, 2πr होती है। और यदि अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर यहाँ से हमारे पास क्या होता है, इसका क्षेत्रफल आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं अर्धवृत्त की। किसकी बात करेंगे, अर्धवृत्त की बात करेंगे। अब देखिए कि ये जो एक वृत्त है, हमने एक वृत्त मान लिया, और ये इसका क्या एक सेंटर है, और यहाँ से जो एक जो रेखा गुजरती है उसको हम बोलते हैं, तो यहाँ से जो यहाँ इस बिंदु से इस बिंदु तक की जो दूरी है उसको हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। इसका हो जाएगा ये केंद्र। तो देखो ये जो व्यास है, एफ बी जो व्यास है, इस वृत्त को 2 भागों में बांटता है। कितने भागों में, 2 भागों में। और जो एफ बी है उसकी क्या एक जीवा बी है। क्या है, जीवा बी है, जो उसको 2 भागों में बांटती है। तो ये जो जीवा है, केंद्र से गुजरने वाली जीवा, वो उसकी इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है। ठीक है। तो पहले हम अर्धवृत्त की बात करेंगे। तो अर्धवृत्त में क्या करेंगे कि ये जो क्या है, इसका यदि हम इसका परिमाप निकालते हैं, यानी कि जो परिधि निकालते हैं, या इसका हम क्षेत्रफल निकालते हैं, वो देखिए कैसे निकालते हैं हम, कि इसका यदि हम परिधि निकालें, क्या निकालें हम, परिधि। तो परिधि क्या करनी है कि इसमें हमें बाउंड्री जोड़नी है। तो बाउंड्री देखिए यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री जोड़नी है, और यहाँ से यहाँ तक की बाउंड्री जोड़नी है। तो उसके बाद हमें जो ऊपर का है वो हमें हमारे पास बन जाए, वो क्या एक अर्धवृत्त है। इसी प्रकार एक नीचे का भी क्या एक अर्धवृत्त है। ठीक है। तो ये टोटल मिला के एक पूरा वर्त बन जाएगा। आई बात समझ में आपको। तो इससे क्या हुआ कि पूरा तो हमें पता है कितना होता है, 2π और होता है, लेकिन क्या होता है कि हमें आधे का निकालना है, अर्धवृत्त की परिधि निकालनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, πr। यहाँ से यहाँ तक की दूरी πr, तो कितनी हो जाएगी, 2πr हो जाएगी। लेकिन हमें तो यहाँ तक की दूरी काउंट करनी है, तो ये कितनी है, πr। कितनी है, πr है। लेकिन ये दूरी और ज्ञात करनी है हमें। तो ये दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r मानते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, 2r। कितनी हो जाएगी, 2r, या फिर हम इसको हम व्यास भी लिख सकते हैं। तो ये परिधि अर्धवृत्त की क्या हो जाएगी, हमारे पास परिधि हो जाएगी। ठीक है। और इसका यदि हम जो क्षेत्रफल निकालें, क्या निकालें हम, इसका क्षेत्रफल निकालें, तो वो क्या होगा हमारे पास, तो टोटल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। और इसका यदि हम आधा का जो क्षेत्रफल निकालें कितना हो जाएगा, हम बट्टा में 2 कर देंगे। तो इसका हमें क्या करना है, आधा करना है। ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे तो सेकेंद्रीय वृत्त, कौन सा करेंगे, सेकेंद्रीय वृत्त की चर्चा हम करेंगे। सेकेंद्रीय का अर्थ क्या हुआ कि जिसका 2 वृत्त होते हैं और उनका केंद्र क्या होता है, एक ही होता है। देखिए कि जैसे कि हमारे पास ये एक वृत्त है। ठीक है। और इसके और भी एक हमारे पास चारों ओर क्या एक वृत्त है। ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेकेंद्रीय वृत्त। देखिए कि इन दोनों का केंद्र तो देखो यहाँ से मतलब जो सेम ही है। ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या हमने मान ली कि ये हमारे पास r है। ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या r हो जाएगी। लेकिन तब इसको हम r माने, इसको यदि हम r माने तो वो तो क्या गड़बड़ हो जाएगा। क्यों कि ये जो r बड़ी है, ये r क्या है, छोटी है। तो इसको हम मान दे देते हैं कि ये तो हमारे पास है r1 है, और ये हमारे पास क्या है, r2 है।
मान लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका दो क्षेत्रफल निकालेंगे। देखिए कि जो R1 है वो है जो एक तो देखो ये तो होता है अंतःवर्त, कौन सा होता है, अंतःवर्त होता है, ठीक है। और ये होता है एक बाह्य वृत्त होता है, समझ में आई बात, ठीक है। तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमें इस बीच का क्षेत्रफल निकालना है, बीच वाले का, ये जो बीच में जो गैप है उसका हमें क्या निकालना है, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, यदि हम जो बाहर वाला जो वृत्त है उसके क्षेत्रफल में से अंदर वाले क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल वो घटा दे तो हमारे पास ये जो बीच का क्षेत्रफल है वो हमारे पास आ जाएगा। तो सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल है, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल कैसे करेंगे हम, बराबर है कि बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल यानी जो बड़ा वृत्त है उसका बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंतःवृत्त का क्षेत्रफल या फिर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल या माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, बराबर हम करेंगे। अब देखो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हमें वृत्त का क्षेत्रफल पता है जो पाई एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अब बाह्य का क्या है, इसकी त्रिज्या कितनी है, R1 है, तो हम पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R अंदर का क्या है R2 त्रिज्या है, तो हम R2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास पाई कॉमन आ जाएगा, तो R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यानी पाई इंटू और दोनों वृत्तों के जो त्रिज्या है उनके वर्गों का अंतर होता है, ठीक है। तो ये जो आपको बात है समझ में आई होगी, ठीक है। चलो ठीक है, हम इसी के साथ जो 12.2 है 12.3 है उसके भी जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं, जिसमें क्या है त्रिज्यखंड है, लघु त्रिज्यखंड है, दीर्घ त्रिज्यखंड है, इस प्रकार के जो चाप है वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे त्रिज्यखंड की। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, देखिए इसमें हम समझते हैं कि ये हमारे पास क्या एक वृत्त है, क्या एक वृत्त है। और देखिए कि जो कोई भी वृत्त है उसकी हमें दो त्रिज्या लेनी है, कितनी लेनी है, दो त्रिज्या लेनी है। दोनों त्रिज्या क्या होती है, समान होती है, एक वृत्त की दो त्रिज्या होती है, वो कितनी भी त्रिज्या वो क्या होती है, समान होती है। तो हमें दो त्रिज्या ले ली, तो एक तो हमने ये त्रिज्या ले ली और एक हमने ये त्रिज्या ले ली। ये क्या हमारा केंद्र है, क्या है हमारा भाई, ये केंद्र है, ठीक है। और ये भी R और ये भी क्या हमारे पास R है। तो यहाँ पर हमने पॉइंट दे दिया A और यहाँ पर हमने इस बिंदु का नाम दे दिया B। तो देखिए कि जो OAB है, जो OAB है उसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं हम इसको, त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो ऊपर वाला है इसको हम देखो नाम दे देते हैं AOB, इसको हम यहाँ पर एक नाम और दे देते हैं P दे देते हैं, ठीक है। तो OAPB है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा दीर्घ, क्या हो जाएगा, दीर्घ, यानी ये जो बड़ा है और ये क्या छोटा है, इसको छोटे को हम बोलते हैं लघु, क्या बोलते हैं हम इसको, लघु त्रिज्यखंड भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा दीर्घ, यहाँ पर लिख देते हैं हम इसको दीर्घ त्रिज्यखंड, समझ में ही बात है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड हम उसको बोलते हैं। तो ये हमारा हुआ त्रिज्यखंड हुआ, यानी कि त्रिज्यखंड की हम परिभाषा कैसे लिखेंगे कि किसी भी वृत्त की दो त्रिज्याओं और एक चाप, देखो यहाँ से तो यहाँ तक की जो दूरी है AB है इसको हम बोलते हैं इस वृत्त का चाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस त्रिज्यखंड का हम चाप बोलते हैं, ठीक है। और देखो वैसे तो देखो यदि हमारे पास हमने आपको बताया था कि यहाँ पर ये अर्धवृत्त है, तो ये भी क्या एक चाप है, ये भी क्या एक चाप है और ये भी क्या एक चाप है। तो ये भी अर्धचाप है, ये भी क्या अर्धचाप है, पूरा हो जाएगा एक चाप हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं चाप। आगे देखिए कि अब देखो ये जो त्रिज्यखंड है वो देखो इन दोनों जो त्रिज्या हैं उनके बीच में एक कोण बन रहा है, क्या बन रहा है, एक कोण बन रहा है और उस कोण को हम बोलते हैं थीटा। थीटा का मतलब हुआ थीटा का यहाँ पर कोई भी मान हो सकता है, ठीक है। लेकिन थीटा का मान यहाँ पर क्या होगा, 180 से कितना होने वाला है, छोटा होने वाला है। क्यों होने वाला है, देखिए जैसे हमारे पास ये एक वृत्त था, ठीक है, और हमने यहाँ पर 1 मिनट माना था और ये क्या इसका एक व्यास है, ठीक है। और हमने देखो त्रिज्यखंड यहाँ तक से यहाँ तक ही तो लिखा था भाई, ठीक है। और अब देखो कि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, यानी सीधी लाइन है, इस पर हम क्या करेंगे कि इस पर कितना डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री कोण बनेगा। लेकिन हमें ये दोनों त्रिज्याएं, इसको यदि हम यहाँ पर ला के रखें, इसको हम यहाँ पर ला के रखें, तो हमारे पास बीच में बनेगा थीटा बनेगा, कितना बनेगा, थीटा कोण बनेगा। तो इस प्रकार हमारे पास ये कोण बनेगा और हमें क्वेश्चन में ये कोण दिया होगा या फिर हम इसको ज्ञात भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम यदि चाप की लंबाई यदि हमें पूछी जाए तो हम कैसे लिखेंगे, ये जो चाप है
यानी यहाँ से यहाँ तक का चाप है ए और बी है, यहाँ से आपको ये समझना है, ठीक है। तो ए से बी तक की जो चाप है उसकी हम लंबाई कैसे निकालते हैं, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई देखिए, जो टोटल चाप होता है वो तो कितना होता है यहाँ पर भैया हमारा 2πr होता है, ठीक है। और जब ये केंद्र पे 180 डिग्री का कोण अंकित करता है, यानी जो अर्ध चाप बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, अर्ध चाप, वो कितना होता है यहाँ पर हमारा πr होता है, और पूरा कितना होता है 2πr होता है। लेकिन हमें 180 यानी इसके अंदर से एक और यानी कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास होगा ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो केंद्र पर थीटा कोण अंतरित करने वाले चाप की लंबाई कितनी होगी, यानी थीटा हमारे 60 डिग्री 35 डिग्री यानी कुछ भी हमारे पास यहाँ पर मान आ सकता है। तो चाप की लंबाई हमारे पास क्या होगी, बराबर हम रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है कि जो थीटा केंद्र पर 180 डिग्री का कोण बनाता हो, कितना डिग्री का 180 का बनाता हो, तो हमारे पास कितना आता है यहाँ पर भाई ये πr होता है। इस चाप की लंबाई कितनी होती है, πr होती है, कितनी होती है पाई और r। लेकिन यदि हमें ये केंद्र पर थीटा कोण बना रहा हो, कितना बना रहा हो, थीटा कोण यहाँ पर बना रहा हो, तो हम क्या करते हैं, थीटा कितने पर बना रहा है 180 पर, तो थीटा बट्टा हम करेंगे यहाँ पर 180, यानी कि 180 कितना भाग है भाई, हमें यहाँ पर ये लिख देना है, ठीक है। तो चाप की लंबाई हमारे पास हो जाएगी πr थीटा अपॉन में 180। या फिर आपको पूरा पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, या हम लगा दे देंगे, देखो पूरा चाप लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2πr, और थीटा अपॉन में कितना आ जाएगा पूरा 360 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो यानी जो पूर्ण कोण है कितने डिग्री का होता है, एकदम 160 डिग्री का होता है। तो आपका ये सूत्र भी सही है और ये क्या है, ये भी सही है। तो ये दोनों आपको यहाँ पर याद रखने हैं, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया है और आप इसको याद रखना है। अब हम बात करेंगे, तो ये तो हुई बात त्रिज्यखंड की हुई, ठीक है। अब हम बात करेंगे वर्तखंड की, किसी करेंगे वर्तखंड की, या फिर इससे देखो पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है वो भी तो निकालेंगे ना। तो पहले क्षेत्रफल देखिए आप कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो क्षेत्रफल क्या होगा, आपको पता है कि पूरे क्षेत्रफल कितना होता है πr²। यदि वो त्रिज्यखंड के अंदर पर थीटा कोण अंतरित कर रहा हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा हमारे पास, थीटा अपॉन में 360 डिग्री, कितना हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्षेत्रफल तो हमें इस पूरे पर लेना है, तो पूरे कितना πr² है, और यदि के अंदर थीटा कोण अंतरित कर रहा हो तो थीटा बट्टा 360 हो जाएगा। यहाँ पर क्या ये थीटा है, ठीक है, और इंटू में थीटा बट्टा अपॉन में 360 है। तो हमारे पास ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और यदि आपको इसकी परिधि पूछे, क्या पूछे, परिधि, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई चाप की लंबाई हो जाएगी। तो चाप कितना निकाला था भैया हमने, πr थीटा अपॉन में 180 निकाला था, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है r, और r कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी। तो हम यहाँ पर परिधि भी इसकी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो परिधि कितनी होगी, तो चाप और प्लस में कितनी हो जाएगी हमारे पास, एक ये और एक ये, कितनी हो जाएगी 2r हो जाएगी, ठीक है। चाप कितना है हमारे पास πr थीटा अपॉन में 180 प्लस में 2r, तो ये हमारे पास हो जाएगी इसकी परिधि, ठीक है। तो अब हम चर्चा करेंगे जो वर्तखंड है। तो अब देखो, यदि आपको चाप यदि डायरेक्ट ज्ञात करना हो तो हम चाप का सूत्र कैसे लिखेंगे, हमारे पास यदि हमें त्रिज्या दी गई हो और हमें यदि थीटा दिया गया हो तो इसको हमें आपस में गुणा करके यहाँ से हम चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से डायरेक्ट सूत्र है। और यदि आपको चाप दिया गया हो और त्रिज्या दी गई हो तो आप थीटा भी यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, थीटा बराबर क्या होगा, चाप बट्टा में त्रिज्या, ठीक है। और आपको त्रिज्या ज्ञात करनी हो, चाप और थीटा दिया गया हो, तो आप क्या करेंगे कि r बराबर चाप बट्टा थीटा। समझ में आई बात आपको, ठीक है। तो ऐसे आप ये सूत्र याद रख सकते हैं, यानी ध्यान में रख सकते हैं इनको। और यदि आपको क्षेत्रफल पूछा जाए और यदि आपको l यानी चाप की लंबाई दी हुई हो और उसकी त्रिज्या दी गई हो, क्या दी गई हो, त्रिज्या दी गई हो, और आपको क्या पूछे, क्षेत्रफल पूछे, क्या पूछे, क्षेत्रफल पूछे, तो आपको सूत्र कैसे क्या ध्यान में रखना है कि a बराबर क्या होगा, डायरेक्ट हमारा 1/2 और चाप इंटू त्रिज्या यानी कि l इंटू में कितना हो जाएगा r। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यानी कि l का मतलब हुआ चाप यानी चाप की लंबाई और इंटू में त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। देखो आप इसको लिख भी सकते हैं, कैसे लिखेंगे कि हमारे पास क्या होता है, क्षेत्रफल तो ये है πr² थीटा अपॉन में 360 है, ठीक है। और उसको हम क्या करेंगे, ये किसके बराबर होगा कि 1/2 l इंटू r। तो l का मान देखो कैसे निकालते हैं यहाँ पर हम,
तो आप डायरेक्ट जो ये सूत्र आप यहाँ पर ध्यान में रख सकते हैं कि हमें क्षेत्रफल पूछा हो तो हम क्या करेंगे कि और हमें जो ताप की लंबाई और त्रिज्या दी गई है तो हम यहाँ पर क्षेत्रफल डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चर्चा करेंगे वृत्तखंड पर। तो वृत्तखंड क्या होता है कि ये हमारे पास एक वृत्त है। ठीक है, और वृत्त में क्या होता है, जीवा होती है। जीवा जो उसको दो बराबर भागों में, ये दो बराबर नहीं, जो कि दो भागों में बांटती है। ठीक है, तो हमारे पास हमने मान ली कि ये क्या है कि उसकी जीवा और इसका क्या है यहाँ पर केंद्र है। ए बी इसकी क्या है जीवा है और इसका क्या है केंद्र है। तो केंद्र से गुजरने वाली जो भी जीवा होती है वो उसकी क्या होती है सबसे बड़ी जीवा होती है। और जीवा का क्या काम होता है कि इस वृत्त को यानी दो भागों में बांटती है। ठीक है, तो अब हम देखो कि ये जो चीज़ है, जो नीचे का जो भाग है उसको हम बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, ये छोटा है और ऊपर का क्या है ये पूरा पूरा बड़ा है। छोटे को हम बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, लघु वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, और जो ऊपर का है उसको हम बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलते हैं, दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए कि हम जो लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिएगा। आपको पता होगा कि यदि इसकी क्या त्रिज्याएं हैं, कितनी, दो त्रिज्याएं हैं, और ओ ए बी ये क्या बना, एक हमारे पास त्रिज्य खंड बना। और इस त्रिज्य खंड में से यदि हम ये जो त्रिभुज बन रहा है ओ ए बी यहाँ पर ये क्या थीटा कोण अंतरित कर रहा है, तो इसका यदि हम त्रिभुज जो क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास जो नीचे का क्षेत्रफल है वो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, फिर से समझिए कि ये जो त्रिज्य खंड है ए ओ बी यानी ओ ए बी है, उसमें से यदि हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारे पास जो नीचे बनता जो लघु वृत्तखंड है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। वो देखिए, देखो इसका क्षेत्रफल क्या निकाला था हमने, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना निकाला था, 180 डिग्री निकाला था। ठीक है, और 180 नहीं 360 था, कितना था क्षेत्रफल पे हमें पूरा जो कोण है वो पूर्ण कोण लेना है। ठीक है, 360 डिग्री निकाला था, थीटा अपॉन में 360 है। और हमें इसमें से क्या घटाना होगा, अब देखो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, वो कोई आपको यहाँ पर याद करना है कि आर स्क्वायर बट्टा 2, कितना, आर स्क्वायर बट्टा 2, हमें गुणा में लगाना है साइन थीटा, कितना निकालना है, साइन थीटा। यहाँ पर थीटा का मान कौन सा होगा, यहाँ पर हमें जो मान दिया गया है उसको हमें यहाँ पर रखना है, और जो आपको टेबल में बताया गया है ना वो आपको मान याद रखने हैं। 0 डिग्री 30 डिग्री वो भी, और 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री उनका मान आपको यहाँ पर याद रखना है। तो यदि आप यहाँ पर त्रिभुज मान कर इसको हल करेंगे तो संभव त्रिभुज बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, इससे क्या हो जाएगा, ये थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको आर स्क्वायर बट्टा 2 में जो साइन थीटा है वो आपको यहाँ पर घटाना है, और घटाते ही आपके पास लघु जो वृत्तखंड उसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो ये जो सूत्र है फॉर्मूला वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और यदि आपको इसकी जो परिधि पूछ ली जाए, उसकी क्या पूछ ली जाए, परिधि, देखो ये यहाँ से यहाँ तक की और ये हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी आपको परिधि पूछे तो आप परिधि कैसे लिखेंगे, अपन को पता है कि टोटल कितनी होती है, 2 पाई आर होती है, कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। ठीक है, और वो केंद्र पर यानी थीटा कोण अंतरित कर रहा है तो उसका भाग हमारे पास होगा थीटा अपॉन में 360 डिग्री, पूरे पर तो 360 डिग्री आएगा। ठीक है, और अब देखो ये जो जीवा बन है उसकी लंबाई हमें इसमें जोड़ देनी है, क्या करनी है, इसके अंदर हमें जोड़ देनी है। यानी जीवा हमें कुछ इस जीवा की लंबाई कितनी भी हमें दे सकता है वो हमें यहाँ पर जोड़ के डायरेक्ट लिखनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार जो आपको ये जो भी है फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। और यदि आपको दीर्घ वृत्तखंड का यदि क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप क्या करेंगे कि आप इस पूरे वृत्त में से, और यदि आप इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे यानी पूरे वृत्त में से, यानी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल घटाएंगे तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ से आप क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर है, इसका तो वो होता है। ठीक है, माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, कितना करेंगे हम, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में
360 माइनस आर स्क्वायर बट्टा 2 साइन थीटा करेंगे, ठीक है। और यदि आपको थोड़ा सा और शॉर्टकट में याद रखना तो आप क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखो आर स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर बट्टा 2 कॉमन आ रहा है। देखो 360 में 2 का भाग जाता है, यहाँ पर भी 2 का भाग जाता है, तो आर स्क्वायर बट्टा 2 यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं। हमारे पास अंदर क्या बचा, पाई और थीटा अपॉन में, देखो इसके अंदर 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस कितना बचा साइन थीटा। ये आपको याद रखना है। तो आज हमने दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया है वो लघु वृत्तखंड का, ठीक है। तो दीर्घ वृत्त का जो क्षेत्रफल है आप ये भी याद रख सकते हैं, या फिर ये जो फॉर्मूला आप याद रखेंगे तो आप इसको कभी भी नहीं भूल पाओगे। उसके लिए आपको वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद रखना है, वृत्त का क्षेत्रफल याद रखना है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। इसमें आपको जो छायांकित भाग है, जैसे कि हमने मान लिया भाई कि हमारे के एक छायांकित भाग है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और ये जो छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। हमें इसी प्रकार है जो यानी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके हिसाब से हम यहाँ पर कर लेंगे। वो तो जब क्वेश्चन आएंगे तभी हमें पता चलेगा, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पर समाप्त करने वाले हैं। और इससे पहले देखो आपको एक दो सूत्र और ध्यान में रखने हैं, जैसे कि वर्ग का क्षेत्रफल, किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, भुजा का स्क्वायर होता है। कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। इस प्रकार के जो सूत्र आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं, ठीक है। ज़्यादातर हमारे पास ये जो वर्ग है वही यहाँ पर आने वाला है। और आपके पास जैसे कि एक चतुर्थांश है वो भी यहाँ पर नाम में आने वाले। चतुर्थांश देखिए कि ये देखो 4 भाग बन गए हमारे पास। कितने भाग बन गए, एक वर्ग के 4 भाग बन गए, ठीक है। पूरे भाग यानी पूरा जो क्षेत्रफल है उसका क्या होता है हमारे पास है पाई या स्क्वायर होता है। इसका यदि हमें यानी 2 भाग का क्षेत्रफल पूछे हम बट्टा 2 करेंगे, यानी इसका आधे का पूछे, ठीक है। और आपका इसका तीसरा भाग पूछे तो आप 3 करेंगे, चौथा भाग पूछे तो आप यहाँ पर बटा में 4 करेंगे। तो ये आपको इस प्रकार यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, ठीक है। वीडियो भी ज़्यादा थोड़ा सा वो लंबा हो गया है। तो यदि आप देखो ये जो आपको पसंद आए तो आप इसको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आपको शेयर करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।